चलिए आज उस सम्राट की कहानी जानते हैं जिसने भारत के पहले साम्राज्य की नींव रखी। एक ऐसा सम्राट जिसने बिखरे हुए भारत को एक सूत्र में पिरोकर इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। ये कहानी है अखंड भारत के सपने को हकीकत में बदलने की। ये है मौर्य साम्राज्य का नक्शा। करीब 323 ईसा पूर्व में एक साधारण से युवक ने एक बहुत ही बुद्धिमान गुरु के साथ मिलकर उस समय के सबसे ताकतवर राजा को चुनौती दी और भारत के पहले महान साम्राज्य को खड़ा किया। और ये कहानी है चंद्रगुप्त मौर्य की। तो चंद्रगुप्त के आने से पहले भारत की हालत आखिर थी कैसे? ये दौर राजनीतिक एकता का तो बिल्कुल नहीं था, बल्कि चारों तरफ बस अनिश्चितता और बंटवारे का माहौल था। उस वक्त भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। मगध में नंद वंश का राजा घनानंद अपने लालच और जुल्मों के लिए जाना जाता था और उसकी प्रजा उससे तंग आ चुकी थी। और तो और पश्चिम में सिकंदर के हमले ने एक पावर वैक्यूम बना दिया था जिससे पूरा इलाका अस्थिर हो गया था। देश को वाकई एक लीडर की सख्त जरूरत थी। और इसी उथल-पुथल के बीच से दो ऐसे असाधारण लोग सामने आए जिनका बस एक ही मकसद था, नंद वंश का खात्मा और एक अखंड भारत का निर्माण। एक तरफ थे चंद्रगुप्त, पिप्पली वन के मौर्य वंश के एक दिलेर और जोशीला नौजवान, और दूसरी तरफ थे चाणक्य, तक्षशिला के एक ब्रिलियंट स्कॉलर। कहानी तब शुरू हुई जब मगध के राजा घनानंद ने भरी सभा में चाणक्य की बेइज्जती कर दी। बस उसी अपमान की आग ने इन दोनों को एक ऐतिहासिक मिशन पर एक साथ ला खड़ा किया। ये कोई मामूली राजनीतिक गठबंधन नहीं था, मामला पर्सनल था। कहते हैं कि उस अपमान के बाद चाणक्य ने गुस्से में अपनी शिखा यानी चोटी खोल दी और कसम खाई कि जब तक वो नंद वंश को जड़ से उखाड़ नहीं फेंकते तब तक वो इसे नहीं बांधेंगे। ये एक गुरु का संकल्प था जिसने इस बड़े काम के लिए अपने सबसे काबिल शिष्य को चुना था। तो संकल्प तो ले लिया गया था और उन्होंने अपना सफर शुरू भी कर दिया, लेकिन कामयाबी फौरन नहीं मिली। असल में उनकी पहली कोशिश तो एक बहुत बड़ी नाकामी थी। उन्होंने वही गलती की जो अक्सर अनुभवहीन लोग करते हैं। उन्होंने सीधे पावर के सेंटर यानी मगध की ताकतवर राजधानी पाटलिपुत्र पर हमला बोल दिया। नंदों की विशाल सेना ने उन्हें बड़ी आसानी से हरा दिया और उन्हें जान बचाकर भागना पड़ा। कहते हैं कि हार के बाद जब चंद्रगुप्त कहीं छिपे हुए थे तो उन्होंने एक माँ को अपने बच्चे को कुछ समझाते हुए सुना। बच्चा गरम खिचड़ी को बीच से खाकर अपनी उंगलियां जला रहा था। माँ ने कहा, बेटा किनारे से खाओ जहां ये ठंडी है। और बस उसी पल चंद्रगुप्त को अपनी रणनीति की बहुत बड़ी गलती समझ में आ गई। इसके बाद उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी पूरी तरह से बदल दी। पहला कदम, उन्होंने सिकंदर की बची खुची यूनानी सेनाओं को हराकर पंजाब और सिंध के बॉर्डर एरिया पर कब्जा कर लिया। फिर पश्चिम में अपनी पावर को मजबूत किया और उसके बाद धीरे धीरे नंद साम्राज्य को चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया। और ये नई किनारे से केंद्र वाली रणनीति कमाल कर गई। इसने चंद्रगुप्त को न सिर्फ सिंहासन तक पहुंचाया बल्कि भारतीय इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक की नींव भी रखी। अपनी सेना को मजबूत करने के बाद उन्होंने एक एक करके नंद साम्राज्य के इलाकों को जीतना शुरू किया और आखिर में पाटलिपुत्र को घेर लिया। 322 ईसा पूर्व में घनानंद मारा गया और चंद्रगुप्त मौर्य मगध के सिंहासन पर बैठे। चाणक्य की प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी थी। लेकिन चंद्रगुप्त का विजन सिर्फ मगध तक ही नहीं था। अगले कुछ ही सालों में उन्होंने तेजी से अपने साम्राज्य को फैलाया, पहले पश्चिम की ओर और फिर दक्षिण की ओर, और देखते ही देखते एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया। उनके शासनकाल की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक आई 305 ईसा पूर्व में, जब सिकंदर के पूर्व जनरल सेल्यूकस निकेटर ने भारत पर फिर से हमला करने की कोशिश की। वो सिकंदर के हारे हुए प्रदेशों को वापस जीतना चाहता था। इस जंग में सेल्यूकस की बुरी तरह हार हुई। उसे न सिर्फ बहुत बड़ा इलाका छोड़ना पड़ा, जिसमें आज का अफगानिस्तान और बलूचिस्तान भी शामिल है, बल्कि शांति बनाए रखने के लिए उसने अपनी बेटी की शादी भी चंद्रगुप्त से कर दी। इस संधि ने मौर्य साम्राज्य की सरहदों को सेंट्रल एशिया तक पहुंचा दिया। इस संधि के बाद चंद्रगुप्त की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने दोस्ती के तौर पर सेल्यूकस को 500 लड़ाकू हाथी तोहफे में दिए। ये सिर्फ एक गिफ्ट नहीं था, बल्कि एक नए सम्राट के आत्मविश्वास और उसकी शक्ति का प्रदर्शन था। देखिए, एक साम्राज्य जीतना एक बात है, लेकिन इतने बड़े और डाइवर्स इलाके पर कामयाबी से हुकूमत करना, ये बिल्कुल अलग चैलेंज है।
और इस मामले में भी चंद्रगुप्त और चाणक्य की जोड़ी ने कमाल कर दिखाया। उन्होंने एक बहुत ही कुशल और सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया। इतने बड़े साम्राज्य को प्रांतों में बांटा गया था और हर प्रांत का गवर्नर, जिसे कुमार या राष्ट्रीय कहते थे, वो सीधे सम्राट को जवाब देता था। शासन को 3 लेवल पर बांटा गया था, सेंट्रल, प्रोविंशियल और लोकल। ये एक ऐसा सिस्टम था जिससे ये पक्का होता था कि केंद्र के नियम कानून और नीतियां साम्राज्य के दूर दराज के कोनों तक भी ठीक से पहुंचें। यूनानी राजदूत मेगिस्थनीज ने राजधानी पाटलिपुत्र के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बड़ी दिलचस्प बातें लिखी हैं। शहर का मैनेजमेंट 30 लोगों की एक काउंसिल करती थी, जो 6 कमेटियों में बटी थी। हर कमेटी की अपनी एक खास जिम्मेदारी थी। जैसे पहली कमेटी इंडस्ट्रीज और कारीगरों को देखती थी, तो दूसरी विदेशियों की देखभाल के लिए जिम्मेदार थी। सोचिए, जन्म मृत्यु के रजिस्ट्रेशन से लेकर टैक्स कलेक्शन तक हर चीज कितनी व्यवस्थित थी। ये उस जमाने के हिसाब से वाकई बहुत एडवांस। इस शानदार एडमिनिस्ट्रेशन को एक विशाल सेना, एक बेहतरीन जासूसी नेटवर्क और एक मजबूत अर्थव्यवस्था का सहारा था। उन्होंने सिंचाई जैसे पब्लिक प्रोजेक्ट्स में भी खूब इन्वेस्ट किया, जैसे सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण, जिससे खेती की पैदावार कई गुना बढ़ गई। तो आखिर चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत को विरासत में क्या दिया? उनकी विरासत सिर्फ जीते हुए इलाकों से कहीं ज्यादा बड़ी है। लगभग 24 साल तक कामयाबी से राज करने के बाद इस महान विजेता ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी उस जमाने में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उन्होंने अपनी मर्जी से अपना सिंहासन छोड़ दिया, जैन धर्म अपना लिया और अपने गुरु भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत के श्रवणबेलगोला चले गए। वहीं पर उन्होंने संलेखना यानी उपवास की कठोर जैन प्रथा से अपने प्राण त्यागे, जो संसारिक मोहमाया से पूरी तरह दूर हो जाने का प्रतीक था। उन्होंने भारत को राजनीतिक तौर पर एक किया, एक मजबूत प्रशासनिक ढांचा बनाया और देश को बाहरी हमलावरों से बचाया। उन्होंने वो नींव रखी जिस पर उनके पोते अशोक ने एक महान साम्राज्य खड़ा किया। फिर भी उनका नाम अक्सर अशोक के मुकाबले कम लिया जाता है। ये सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसा क्यों है कि एक संस्थापक सम्राट कभी-कभी अपने उत्तराधिकारी की प्रसिद्धि के पीछे छिप जाता है।